तो ट्रम्प का जो प्लान है दोनों को पनिश करने का है। देखो, मेरा गट फीलिंग ये बोलता है कि ये सब जो है ना ड्रामा चल रहा है। जहाँ तक बबल बर्स्ट की बात है, उन्होंने पेनल्टी लगा दी, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर $100 पर घंटे क्लाइंट पे करता है, तो एशिया की बात करें, चाइना एंड जापान को छोड़ के फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस को कट किया था। मोर देन इसलिए एफआई का पैसा वहाँ जा रहा है। सर, लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि बबल फटने का ट्रिगर का एक इंतज़ार है, तो सर H1B को बबल फटने का पहला ट्रिगर मान सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बबल बर्स्ट होने का ट्रिगर H1B होगा। और इसका रीज़न जो टैरिफ से रिलेटेड हो सकता है कि टैरिफ के फ्रंट में कोई नई अनाउंसमेंट हो जिसकी वजह से बबल बर्स्ट हो सकता है, लेकिन वो H1B नहीं होगा। और टैरिफ के फ्रंट में मेरा ये मानना है कि कहानी अभी आगे बढ़ रही है, अनफोल्ड हो रही है। अभी हम इंटरवल तक भी नहीं पहुंचे हैं और बहुत कुछ इसमें होना है, तो पिक्चर अभी बाकी है। जहाँ तक बबल बर्स्ट की बात है, मुझे लगता है अभी थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इंडिया को फ़ायदा होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो सच क्या है? देखो, ये जो H1B का जो भी इशू आया है, पहले कुछ न्यूज़ आई, फिर कुछ हुआ कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये वन टाइम फ़ी है, तरह तरीके की बातें आई। ओके। और इसमें काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अरे ये तो पॉजिटिव है हमारे लिए, इससे आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। मुझे लगता है जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में नहीं पता है, इंडस्ट्री कैसे काम करता है ये भी शायद नहीं पता, इसलिए वो कह रहे हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वहाँ पे आउटसोर्सिंग जो H1B से लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पेनल्टी लगा दी, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं जी, हम इंडिया में ही काम करा देते हैं, तो आउटसोर्सिंग बढ़ जाएगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या जो H1B वीज़ा पे लोग जाते हैं, उसका जो डिसीजन लिया जाता है, वो क्या ऐसे लिया जाता है कि नहीं नहीं जी 4 बंदे यहाँ भेज दो? वो सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं आपको एक 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 कंपैरिजन देता हूँ कि कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल के एक्सपीरियंस वाला इंडिया में काम करता है, उसकी सैलरी 6 लाख 7 लाख होगी एवरेज। किसी की ज़्यादा भी होती है, किसी की कम भी होती है। 6-7 लाख रुपए आप मान के चलिए, ठीक है। और वही 2 साल का एक्सपीरियंस वाला इंजीनियर जब TCS से, इन्फोसिस से H1B पे अमेरिका जाता है, तो उसकी सैलरी हो जाती है $70,000 to $80,000, यानी कि करीब करीब 10 गुना सैलरी हो जाती है। तो इतना जब आपका डिफरेंस होता है, तो आप ये डिसीजंस इतने लाइटली नहीं लेते, आप सारी कैलकुलेशंस करके लेते हैं। जब भी एक जो H1B की जॉब USA में क्रिएट होती है, उससे पहले 10 लोगों को ये जवाब देना पड़ता है कि ये बंदा हमें USA में चाहिए, ये काम आउटसोर्सिंग से नहीं होगा। पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग उसको रिव्यू करते हैं, तब जाकर वो अप्रूव होता है। तो ये कहना कि नहीं नहीं जी अब तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं कर लेंगे, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। ओके। अब होगा क्या, तो मैं वो थोड़ा आपको और डिटेल बताता हूँ। तो जो हमारे वर्कर्स, TCS, इन्फोसिस, इस तरीके के लोग, जो भी IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं, इंडिया से USA जाते हैं, तो 3 तरीके के वीज़ाज़ होते हैं। जो B1 होता है, देन होता है H1 एंड देन होता है L1। तो B1 पे तो जाके आप काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ मीटिंग वीटिंग करने जाते हैं। ओके। L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो इंडिया की ब्रांच से आप USA की ब्रांच में जा रहे हो, वहाँ पर वो जॉब भी स्विच नहीं कर सकते, तो उस पर भी कोई अभी तक खबर नहीं आई। और H1B पे पेनल्टी लगाई गई, यानी कि जो कंपनी H1B वर्कर्स को हायर करेगी USA में, उसे $1 लाख देने पड़ेंगे। अब
जो हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब जो आदमी, मान लीजिए कि यूएसए की किसी कंपनी ने टीसीएस को बोला कि हमें एक बंदा हमारे लिए इंडिया में काम करेगा, तो वो जो कंपनी होती है यूएसए की, वो पर घंटे 25 से 30 डॉलर देती है। लेकिन वही बंदा जब यूएसए में आता है, जाता है, तो मिनिमम $100 घंटे की पेमेंट होती है। ये बात अलग है कि उसको सैलरी सिर्फ 70-80 हज़ार डॉलर मिलती है, लेकिन जो टीसीएस इन्फोसिस को वो क्लाइंट कंपनी पे करती है वो $2 लाख से ज़्यादा होता है। तो अब अगर आप $1 लाख उस पर ऐड कर दोगे पेनल्टी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब वो ये सोचेगा कि यार मेरे को तो $2 लाख का खर्चा हो रहा था, अब 3 लाख का होगा, तो क्या मैं इस बंदे को यहाँ लूँ? ऑब्वियसली वो अपने आसपास देखेगा कि मैं क्या किसी और को हायर कर सकता हूँ, उसे शायद मिल भी जाए, लेकिन क्या वो वहाँ से हायरिंग करेगा? हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा इस टाइप की कंपनी से बंदे को हायर करते हैं, तो वो बंदा तो ट्रैवल करता है, आपके इंस्ट्रक्शन पर काम भी करता है, लेकिन उसको इस कंपनी का सपोर्ट भी मिलता है। अगर वो कहीं अटकता है तो कंपनी कहती है हम हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज का हेल्प मिलता है। लेकिन अगर आपने लोकली वहाँ पे हायर कर लिया तो फिर उससे काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अगर एक टीसीएस का बंदा अमेरिकन कंपनी में H1B में जाके काम करता है और काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो वो टीसीएस को फ़ोन करता है, बोलता है भैया ये बंदा आपका काम नहीं कर पा रहा, हमें दूसरा भेजो, तो कंपनी दूसरा भेजती है। लेकिन जब आप वहाँ पर हायरिंग करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे काम कराना। तो अगर इसको हम शॉर्ट में इसका इम्पैक्ट समझें तो क्या है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिससे H1B के बंदे चाहिए वो लेगा, वो ज़्यादा कॉस्ट पे लेगा। अब ये मैनेज कैसे होगा? मैनेज ऐसे होगा कि पहले तो जो ट्रैवल करके जा रहा है यहाँ से वहाँ H1 पे, उसकी सैलरी पे गाज गिरेगी, हो सकता है उसकी सैलरी कट हो जाए। दूसरा, जो बिलिंग के रेट है, अगर $100 पर घंटे क्लाइंट पे करता है तो वो बढ़कर हो सकता है $150-200 हो जाए। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें 10-15% से ज़्यादा का इम्पैक्ट है, मुझे नहीं लगता। और आइडियली मेरा ये मानना है कि इसमें अभी पिक्चर बाकी है, इसमें अभी बहुत कुछ होगा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। ओके सर, तो अगर कोई इंडिया में रह के यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहा है जिसका ऑफिस इंडिया में है ऑब्वियसली, तो इन दैट केस उसको कोई इशू नहीं होगा? ओके ये इंटरेस्टिंग है। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं आउटसोर्सिंग अगर हम कहें। पहला कि इंडियंस लोग अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, और दूसरा कि
अमेरिका का काम इंडिया में रह के हो रहा है, जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। ओके, तो ट्रम्प का जो प्लान है दोनों को पनिश करने का है। तो पहला तो उन्होंने ये कर दिया कि ठीक है जी, जो यहाँ से जा रहे हैं भाई उनका पेनल्टी लगेगा, $1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हमें नहीं बोलना चाहिए जो लोग ये राग अलाप रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बढ़ जाएगी, आउटसोर्सिंग बढ़ जाएंगी। भैया हायर एक्ट क्या है? जो यूएसए में हायर एक्ट की बात हो रही है वो ये है कि जो अमेरिकन कंपनी इंडिया में काम कराएगी उस पर भी हम पेनल्टी लगाएंगे। तो हायर एक्ट में 25% का प्रोविज़न है एक्साइज टैक्स, कि आप इंडिया में जॉब सेंड करोगे तो हम आप पर टैक्स लगाएंगे। यानी कि दोनों तरफ से गाज गिरने की तैयारी हो रही है, चाहे वहाँ कराओ चाहे यहाँ कराओ। मुझे लगता है H1B से ज़्यादा खतरनाक ये हायर एक्ट है। अगर हायर एक्ट लग गया तो ये जो एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, ये जो इन्होंने इतने यहाँ पे फैक्ट्री बना रखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, प्रीमियम जॉब्स, इतनी हाई पेइंग सैलरी है, उनका क्या होगा? और किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर आप देख लो, चाहे वो ऑरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर कोई आउटसोर्सिंग कर रहा है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा कौन सी कंपनी यूज़ करती है? वो करती है अमेज़ॉन, TCS, इन्फोसिस से भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी अमेरिकन कंपनी की शायद इंडिया में जॉब्स हैं तो अमेज़ॉन की है, जहाँ तक मुझे पता, मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये हायर एक्ट जो है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। फ़िलहाल अभी तक हायर एक्ट में कोई हरकत नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है। सर ऑनेस्टली एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो सब हो रहा है ये सब रहेगा, मतलब, या फिर टाको हो जाएगा? देखो, मेरा गट फीलिंग ये बोलता है कि ये सब जो है ना ड्रामा चल रहा है। ओके, देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। ये सब की शुरुआत ऐसे हुई कि इंडिया यूएस की डील नहीं हुई, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बिटरनेस बढ़ गई। अब इंडिया पे प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या है? कई प्रेशर पॉइंट्स हैं। एक तो A1 का केस चल रहा है वहाँ, दैट इज़ अ प्रेशर पॉइंट। एक A2 का ऑयल से रिलेटेड केस है, वो भी एक प्रेशर पॉइंट। इसके बाद आता है IT में 2 पार्ट्स हैं, ये H1B वीज़ा वाला और ये हायर एक्ट। और इसके बाद जो है वो होगा फार्मा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि फार्मा के बारे में भी कई क्लूज़ दिए गए। और अगर आपको याद होगा ट्रंप का बयान कि इंडिया 2 महीने के अंदर हमारे पास आएगा बात करने। ओके, तो ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स है। दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अमेरिकन कंपनीज आज के दौर में बिना IT प्रोफेशनल्स के, हमारे IT प्रोफेशनल्स के सरवाइव नहीं कर सकती। और रातों रात वो सिस्टम नहीं बदलेगा। हम जानते हैं किस तरीके का पैनिक मच गया लोगों को। फ्लाइट से वो ट्रैवल कर रहे थे, फ्लाइट में बैठ चुके थे, उनको रोक के बुलवाया गया, तो नहीं चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सब प्रेशर टैक्टिक्स को यूज़ किया जाएगा। हम जानते हैं कि जब सरफिरे लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी ज़िद पे चलते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। क्यों करें किसी की परवाह? हमारे पास ताकत है, कौन हमें रोक सकता है? तो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि उसका नुकसान उनके देश को भी होता है, पूरी दुनिया को भी होता है। अब ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आपने ईरान पोर्ट के बारे में खबर सुनी, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बारे में खबर सुनी, तो धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ेगा। और मुझे लगता है किसी न किसी फॉर्म में ये डील होगी। अब उसके लिए कौन झुकेगा, कितना झुकेगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये डील अल्टीमेटली होगी। हो सकता है 1-2 महीने में ना हो सकता है 3-4-5-6 महीने में होगी, किसी न किसी फॉर्म और शेप में होगी। और इसमें से काफ़ी चीज़ें रोल बैक होंगी। पूरा टैरिफ तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन टैरिफ भी कम हो सकता है
और ये आईटी वाला तो मुझे लगता है ये रोल बैक हो जाएगा। सर एक ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। संजीव जी पूछ रहे हैं कि दिलीप सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन इन योर वीडियो। FII have approx 1.5 lakh contract short. What is your analysis to whether they will cut their position in this month or will roll over? There is so much noise in market that FII will cut their shorts before Diwali, leading to big rally. Will the market fall substantially before reaching all-time high, or market will make all-time high then crash? Waiting for your analysis. ओके, तो इन्होंने FII शॉर्ट्स की पोजीशन की बात की। वो डेटा हम लगातार आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों में उन्होंने शॉर्ट्स में कट किए थे, अपने इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशंस को कट किया था। मोर देन 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए थे, बट अभी भी साइजेबल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट्स बने हुए हैं। 1.4 लाख से ज़्यादा शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं। ओके, और 3 दिन उन्होंने कम किया और फिर फ्राइडे के दिन उन्होंने बढ़ाए। आज का डेटा अभी नहीं आया है तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, ये जो इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट्स होते हैं ये सिर्फ निफ्टी के नहीं होते हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जितने भी टाइप के इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं उनके शॉर्ट्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नेकेड शॉर्ट्स हों इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हेजेस होते हो, ओके, लेकिन जब आपके हेजेस बढ़ रहे हैं वो भी रिस्क का इंडिकेशन होता है। मुझे लगता है कि हमें FIIs की कैश मार्केट की पोजीशंस को ज़्यादा वेट देना चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों से वो बायर बने। आई थिंक अगर लास्ट वीक का नेट फिगर लें तो दे आर नेट बायर्स काफ़ी हफ्तों के बाद, लेकिन ओवरऑल तो उनकी काफ़ी टाइम से सेल की फिगर्स आ रही हैं। अब क्या वो बड़े स्केल पर बाइंग करेंगे? मुझे नहीं लगता, और मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आप उनकी पोजीशंस की स्टडी करेंगे ना कि एशिया में वो क्या कर रहे हैं, तो एशिया में चाइना को आप हटा दीजिए क्योंकि चाइना में इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अगर चाइना छोड़ के एशिया की बात करें, चाइना एंड जापान को छोड़ के, तो वो सिर्फ ताइवान में पैसा लगा रहे हैं और कोरिया में लगा रहे हैं, बाकी किसी एशियन कंट्री में नहीं लगा रहे। सबसे ज़्यादा सेलिंग इंडिया में कर रहे हैं। आपको पता है रीज़न क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिर्फ ताइवान और कोरिया ही हैं जो सेमीकंडक्टर और चिप्स और AI में काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम हल्दी की गांठ से खा के कैंसर का इलाज कर रहे हैं। हम इसमें ग्रो कर रहे हैं, वो लोग AI सेमीकंडक्टर में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए FII का पैसा वहाँ जा रहा है। तो इसके चांसेस कम हैं कि यहाँ पे FII के बड़े इन्फ्लोज आएंगे, क्योंकि उनके इन्फ्लो के बगैर तो मार्केट में कोई मीनिंगफुल रैली आ नहीं सकती। हमने देखा है पिछले कई सालों में, जब वो बायर बनते हैं तभी मार्केट ऊपर जाता है, जब वो सेलिंग करते हैं तो मार्केट्स यूजुअली या तो रेंज बाउंड रहते हैं, थोड़े बहुत चढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे बेट नहीं कर रहा हूँ कि FII बायर बनेंगे। अब मार्केट कहाँ जाएगा इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए, आगे हम बताएंगे। सर लास्ट वीडियो में आपने ये भी कहा था कि आप 2-3 महीनों में मार्केट कहाँ तक जा सकता है इसका एक टारगेट देंगे, तो कब देंगे सर? काफ़ी लोगों के आपके कमेंट्स आए कि हमें जानना है मार्केट्स कहाँ जाएंगे अगले 2-3 महीनों में। तो टारगेट्स हमारे पास हैं एक्चुअली, और कितने दिनों में कहाँ जाएगा इसका भी टारगेट्स हैं। मार्केट्स अभी देखिए तो पिछले कई दिनों से ऊपर जा रहे थे, और जाने के बाद हमने आपसे शेयर किया था कि अब यहाँ पे रैली ख़त्म होगी, और लगभग 1-2 दिन का डिफरेंस रहा, लेकिन मोटा मोटा अब वही होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं जल्दी ही लेकर आता हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगा कि अगले 2-3 महीनों में मार्केट्स किधर जाएंगे। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? ओके, सो हमारा व्यू क्लियर था, मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट्स को यहाँ से शॉर्ट करने का टाइम आ गया। हमारा लेवल था 25,330, इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है
तो हमें शॉर्ट करना है। फ्राइडे के दिन इस लेवल को ब्रीच किया था, लगभग वहीं पर था, कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं किया था। आज कन्विंसिंगली ब्रीच कर लिया है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि शॉर्ट्स चलेंगी, आगे मार्केट्स गिरने की संभावना ज़्यादा है, तो शॉर्ट्स को हमें अब कंटिन्यू रखना है और स्टॉप लॉस आप 25,400 के आसपास रखें। अगर वहाँ पे कोई बदलाव होगा तो हम शेयर करेंगे। तो अभी शॉर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। हो सकता है कभी कभार थोड़ी बहुत तेज़ी दिख जाए, लेकिन शॉर्ट्स कंटिन्यू करने का टाइम है। आज का डेटा में भी अगर देखूं तो वहाँ पे बेरिश डेटा आया है। पहली बात तो ये कि पुट कॉल रेशियो में ज़बरदस्त ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ओके, सो कहाँ हम 1.37 पे थे, अब 0.90 के आसपास पहुँच गए, उससे भी नीचे पहुँच गए। ओके, साथ ही बहुत दिनों के बाद विक्स में आज राइज देखने को मिला है, मतलब पैनिक अब धीरे धीरे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए तो पोजीशंस ऐड हुई हैं और प्रीमियम्स में ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ है। इस महीने के प्रीमियम में 25 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला है। नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी ड्रॉप देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक्सट्रीमली पुअर। ओके, सो ऐसा लगता है कि आज बड़े स्केल पर सेलिंग हुई है और ज़्यादातर स्टॉक्स डाउन रहे हैं क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पुअर था। तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी कुछ दिन ये फॉल चलेगा और इसके बाद अगर कोई बदलाव होता है तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे।